Hello students, how are you all? From this video, we'll study about translation process. Okay. First of all, you should know that what's the meaning of your translation. Translation is also known as protein synthesis process. It is also a biochemical reaction that takes place in a cell's cytoplasm for the formation of protein. Okay. But you should also know that before translation, two important biochemical reaction also takes place in a cell that are known as replication and transcription. ठीक है, क्योंकि जब तक mRNA नहीं बनता है DNA से by the help of transcription, then translation process will not take place. ठीक है, तो mRNA का बनना बहुत जरूरी है ट्रांसक्रिप्शन से. ठीक है, तभी ट्रांसलेशन प्रोसेस चल पाएगा. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यू शुड नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक RNA, mRNA, tRNA and rRNA. Okay, combinedly these 3 types of non-genetic RNA provide help for translation process for the formation of proteins. Okay, translation process takes place in a G2 stage of cell cycle. Okay, and you very well कि जो ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनती है बेटा, प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन दैट कंसिस्ट मैनी अमीनो एसिड्स. ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बता चुका हूँ आपको मैं, लेकिन कुछ जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, दे आर नोन एज मैजिक अमीनो एसिड्स. दे प्ले मेजर रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, अब क्या होता है कि जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे ना एक अमीनो एसिड्स दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ लिंक होता है बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, अब जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं तो उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो वो बनाएगा एक चेन दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, और आपको पता है इस चीज़ का कि जैसे जो mRNA बनता है, ठीक है, mRNA बनने के बाद, ठीक है, mRNA के साथ लिंक होता है. ठीक है, मैं समझाता हूँ, देखो आपको यहाँ पर कि जो था ना मेन अपना कि जो 3 नॉन जेनेटिक RNA थे वो किस तरह मतलब हेल्प करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, पहले तो आपको पता है इस चीज़ का कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसमें क्या बनता है जी, mRNA बनता है. ठीक है, और mRNA की पॉलिटी क्या होती है, 5' to 3'. ठीक है, अब बात आती है राइबोसोमल RNA की, rRNA की. ठीक है, आपको पता है कि जो राइबोसोमल RNA है, ठीक है, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल. अगर प्रोकैरियोट्स की आप बात कर रहे हैं तो इट हैज़ 70S टाइप राइबोसोम, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम, इट हैज़ 80S टाइप राइबोसोम्स. ओके, तो इसमें क्या होता है कि mRNA, तो अब देखो ये हो गया, ठीक है, ये रोल है इनका 3 नॉन जेनेटिक RNAs का, ठीक है, फॉर ट्रांसलेशंस. और mRNA के साथ सबसे पहले तो बाइंड होती है स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम. अब जैसे 70S है तो पता है ना आपको 70S की कौन कौन सी होगी यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स तो होगी 30S बेटा, और लार्ज यूनिट्स कौन सी होगी 50S. तो पहले बाइंड कौन सी होती है 30S, देन आफ्टर 50S, तो एक ये 70S राइबोसोम्स हो गया. अब बात आती है ट्रांसफर RNA की, जिसका नाम ही ट्रांसफर है कि वही कुछ ना कुछ ये ट्रांसफर करेगा. ठीक है, तो ट्रांसफर RNA, tRNA ट्रांसफर अमीनो एसिड इनटू दी राइबोसोम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, आपको पता है कि आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस के अंदर कि जो राइबोसोम होता है बेटा, राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन मशीनरी एंड प्रोटीन फैक्ट्री. ठीक है, अब इस फैक्ट्री के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, प्रोटीन की, बाय द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स. लेकिन पता है ना अभी आपको मैंने कि तीनों का अपना आपस में अलग अलग रोल है. mRNA का, फिर ये राइबोसोमल RNA हो गया, और ट्रांसफर RNA जो हेल्प करता है फॉर द ट्रांसफर अमीनो एसिड्स इनटू दी P साइट, A साइट और E साइट. 3 घर होते हैं राइबोसोम्स के अंदर, चाहे वो स्मॉल यूनिट्स है या फिर लार्ज यूनिट्स है. ठीक है, अब इन दोनों यूनिट्स के अंदर 3 हाउसेज हैं, P साइट या 3 एरिया यू कैन से दैट. P साइट है, A साइट और E साइट, इनका बारे में बताऊंगा अभी आपको मैं. ठीक है, अब बात चल रही है अपनी कि जो ट्रांसफर RNA है इट ट्रांसफर अमीनो एसिड्स, अभी बताया आपको मैंने. ठीक है, लेकिन आपको इतना जानना है कि जब तक अमीनो एसिड्स बेटा एक्टिवेट नहीं होते हैं, ठीक है, तब तक वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ tRNA. ठीक है, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एनर्जी. ठीक है,
और अब इसमें ये होता है कि जैसे ही एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स बाइंड होगा साथ किसके, टीआरएनए के, देन टीआरएनए आल्सो बिकम्स चार्ज्ड और एक्टिवेटेड। कहते हैं ना कि किसी एक को करंट लग रहा है तो दूसरा उसको जब हाथ पकड़ लेगा तो वो भी मतलब चार्ज हो जाएगा, उसको भी करंट लग जाएगा। तो ऐसे क्या है कि सबसे पहले चार्ज कौन होता है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड जैसे ही साथ लिंक होगा किसके, टीआरएनए के, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जब टीआरएनए चार्ज हो जाएगा, जब इसको एनर्जी मिल जाएगी तो इट ट्रांसफर अमीनो एसिड्स इनटू द राइबोसोम्स, ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें कि अमीनो एसिड्स किस तरह एक्टिवेट होता है। एक तो बताया ना आपको मैंने, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ओके। सी रिएक्शन हियर, अमीनो एसिड ये इनएक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, ठीक है। अब अमीनो एसिड्स लिंक होगा साथ एटीपी के, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम्स, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, +2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि जो एटीपी है, ठीक है, एटीपी एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है, और एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होगी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये मिलकर बनाते हैं बेटा एक मॉलिक्यूल्स एडीपी, और जब एडीपी के साथ लिंक होता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स तब जाके बनता है एटीपी। तो यानी कि जब एटीपी ब्रेक होता है ना तो 1 और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जब ये लिंक होगा साथ किसके, टीआरएनए के, तो टीआरएनए भी क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो इसमें आप देख लें रिएक्शन से समझिए आप कि जैसे ही अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स साथ लिंक होगा किसके, टीआरएनए के, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़ चुका है टीआरएनए के साथ और इसी की वजह से टीआरएनए भी क्या हो गया बेटा, चार्ज हो चुका है, ठीक है, एक्टिवेट हो चुका है। और जो एंजाइम्स थे, एंजाइम्स प्लस एएमपी, ठीक है, वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इस थे ना इस कॉम्प्लेक्स में एंजाइम्स और एएमपी ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या आपको जानना है कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है ना बेटा, उसके अंदर भी 3 स्टेप्स चलती हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशंस में ये है कि जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए बाइंड्स विद स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, कि सबसे पहले कि जो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना है दैट हैज 5' to 3' पोलरिटी, ठीक है। तो यही एमआरएनए बाइंड होता है साथ स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सम फैक्टर्स, ठीक है। जैसे क्या इनिशिएशन के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं, IF1, IF2 और IF3। तो जो बाइंड करने में हेल्प करता है बेटा वो कौन सा है, IF3 इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम यहाँ पे काम करता है जो कोफैक्टर्स, ठीक है, वो हेल्प कर रहा है इसकी इनिशिएशन फैक्टर्स की IF3 की, ठीक है, कि भाई बाइंड हो जाए एमआरएनए किसके साथ, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के साथ, ठीक है। तो आपको पता है इस चीज़ का कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, बताया भी आपको मैंने 3 फैक्टर्स होते हैं, IF1, IF2 एंड IF3, ठीक है। और जो IF3 है इट प्रोवाइड्स हेल्प टू बाइंड एमआरएनए विद स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, ओके। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं बेटा उनके अंदर 10 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, EIF1, EIF2, F3, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, EIF5, EIF6, ठीक है। ये E यहाँ इंडिकेट कर रहा है एरिथ्रोसाइट सेल्स को, ठीक है। ये जिन साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी इन फैक्टर्स की, ठीक है, तो उन्होंने आइसोलेट किया था इन फैक्टर्स को कहाँ से, एरिथ्रोसाइट सेल से। एंड यू नो वेरी वेल एरिथ्रोसाइट सेल्स आर नोन एज RBCs, ठीक है, तो नाम दे दिया उसके लिए E, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर आपसे पूछता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन हेल्प करता है, ठीक है, वो कौन सा इनिशिएशन फैक्टर्स होता है जो हेल्प करता है एमआरएनए की फॉर बाइंडिंग विद स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, देन यू विल गिव आंसर EIF2, ओके। अच्छा, फिर बात चल रही है अपनी कि जैसे ही
स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, पता ना अभी आपको मैंने कि 70S टाइप राइबोसोम्स होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और उसके भी क्या होता है 30S प्लस 50S। 30S कौन सी होती है, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो 30S के साथ ये S यहाँ स्वीट बर्ड्स है, ठीक है, ध्यान रखना, साइंटिस्ट जिन्होंने यूनिट्स के बारे में बताया था, ठीक है। 30S सब यूनिट प्लस mRNA, ठीक है। और कौन हेल्प कर रहा है, IF3 किस कोफैक्टर्स में की हेल्प से, Mg+2, ठीक है। और क्या बन जाएगा 30S mRNA कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। और जब भी कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है, तो अब ट्रांसलेशन प्रोसेस इनिशिएट होगा। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये तो हेल्प करता है साथ बाइंड होने के mRNA को स्मॉल यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स के, लेकिन इसके अलावा आपको और जानना है कि जो 5 प्राइम एंड होता है ना बेटा mRNA का, ठीक है, इट हैज़ 11 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, ठीक है, 9 to 11 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस। ओके, ये साइंटिस्ट का नाम है साइन डेलगैर्नो, ठीक है। इन्होंने जिनकी डिस्कवरी की थी नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस की, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होता है वो भी हेल्प करता है mRNA की फॉर बाइंडिंग विद स्मॉल यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। बताया मैंने आपको कि स्मॉल यूनिट्स कौन सी होती है, 30S होती है। इसकी भी एक छोटी यूनिट्स होती है, उसको बोलते हैं 16S rRNA, ठीक है। और जो ये 16S rRNA होता है, इट हैज़ एंटी साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस, ओके। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होते हैं ना, किसके अगेंस्ट, साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस के अगेंस्ट, ठीक है। वो किस में होते हैं, 16S rRNA के पास, ठीक है। तो अब देख लो एंटी सेंस और ये क्या है, सेंस, ठीक है। ये दोनों फिर क्या होंगे, आपस में बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और इसी की वजह से जो mRNA है लिंक विद स्मॉल यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, ओके। एक बार यहाँ पर भी देख लें तो नोट्स भेजे आपको मैंने, ठीक है, कि द 5 प्राइम एंड ऑफ प्रोकैरियोटिक mRNA, ठीक है, एक स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस रखता है 3 to 11, ठीक है, या 2 to 11 यू कैन से दैट, विच हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजेशंस एंड बाइंडिंग विद स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है। और इसमें यह है कि इनको हम क्या बोलते हैं, साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस, ठीक है। और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, इट अकर्स इन 16S rRNA, ठीक है, ऑफ दिस स्मॉल सब यूनिट्स। 30S की भी बताएंगे छोटी यूनिट्स कौन सी होती है, 16S। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, तो दोनों फिर क्या होंगे, लिंक हो जाएंगे और इजीली mRNA लिंक विद स्मॉल यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, ओके। फिर बताया आपको मैंने, अब रोल है किसका, IF सेकेंड का, ठीक है। जो IF सेकेंड होता है बेटा, इट लिंक विद इनिशिएटर tRNA, ओके। I have told you there are 20 amino acids that play major role for the formation of polypeptide chains, okay. For these 20 amino acids there are 20 tRNA that provides help to transfer each amino acids into ribosomes, okay. But you should know that first tRNA that transfer first amino acid, it is called initiator tRNA, ठीक है। और उस इनिशिएटर tRNA की हेल्प कौन करता है, IF2, ठीक है। आपको बताया था एक बार मैंने कि जो 64 जेनेटिक कोड होते हैं, एक बार क्या जो जेनेटिक कोड वाले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे कि जो 64 ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ दीज 64 61 आर नोन एज सेंस कोडोन और 3 क्या होते हैं बेटा, स्टॉप कोडोन्स, ठीक है। और उनमें से सेंस में से बताया था मैंने, एक होता है AUG, ठीक है, जो कोड करता है किसको, मिथियोनिन को, शॉर्ट में लिखते हैं अपने MET, मिथियोनिन को, ठीक है। ये मिथियोनिन जो होता है बेटा, यही इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स, इन प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स, ओके। बट यू शुड नो दैट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स AUG कोड फॉर्मिल मिथियोनिन, ओके, क्योंकि जो फॉर्मिलेज मिथियोनिन जो फॉर्मिलेज एंजाइम्स होता है, इट एड्स फॉर्मिल ग्रुप विद मिथियोनिन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि बताया था आपको मैंने कि जो ट्रांसफर RNA होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर भी आपको माइंड में रखनी है, ठीक है, कि 5 स्टेम्स होती हैं, ठीक है, और
लूप्स होते हैं। इनमें से ये वाला कौन सा था, एंटी कोडोन लूप था। कोडोन क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है। अब ये mRNA हो गया, ठीक है। इस mRNA की पोलैरिटी क्या थी, 5' to 3'। यहाँ पर फर्स्ट जो इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन को कौन सा कोडोन है, AUG ट्रिपलेट कोडोन है। अब जो फर्स्ट इनिशिएटर tRNA होता है, ठीक है, वो लेकर आएगा एंटी कोडोन्स इसके लिए, AUG के लिए, बाय द हेल्प ऑफ IF सेकेंड, ठीक है। तो देख लो जब A यहाँ पर है तो T तो होगा नहीं, क्योंकि ये RNA की बात चल रही है, तो क्या होगा यहाँ पे U होगा, U है तो A होगा, G है तो C होगा, ठीक है। अब ये है इनिशिएटर कोडोन, मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड्स। जब ऐसे आ जाता है, बताया था ना मैंने कि घर होते हैं, 3 घर होते हैं स्मॉल यूनिट्स के अंदर, P पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, A एमिनो एसाइल साइट और एक्सेप्टर साइट, E एग्जिट साइट बताऊंगा अभी आपको मैं। तो पहला जो इनिशिएटर tRNA होता है वो फर्स्ट अमीनो एसिड्स को कहाँ लेकर आएगा, P साइट के अंदर, ठीक है। और ये जो mRNA है बताया ना कि इसके पास होगा इनिशिएटर कोडोन AUG, ठीक है। जब तक AUG के अगेंस्ट एंटी कोडोन्स नहीं आते हैं तो ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। तो बताया कि जो AUG है वो कोड करता है प्रोकैरियोट्स में फॉर्मिल मेथियोनिन को, ठीक है। तो फॉर्मिल मेथियोनिन tRNA जो एंटीकोडोन्स होता है UAC बाइंड्स टू IF सेकेंड, देन IF सेकेंड ट्रांसफर द tRNA इनिशिएटर tRNA, ओके, into the P site of small unit of ribosome एंड इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट। और अब शुरुआत हो जाएगी ट्रांसलेशन की, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं जो 3 घर बताए थे राइबोसोम्स के अंदर। मैंने आपको राइबोसोम की स्मॉल यूनिट के अंदर P साइट, A साइट, E साइट। P इंडिकेट कर रहा है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट को, इसको मोर को क्या नाम दे सकते हैं, डोनर साइट। A साइट अमीनो एसाइल tRNA बाइंडिंग साइट, दूसरा नाम क्या है इसका, एक्सेप्टर साइट। और तीसरा एग्जिट साइट कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है बाय द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स, तो बाय द हेल्प ऑफ एग्जिट साइट उसको पूरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है ना बेटा वो बाहर निकल जाती है राइबोसोम से, ठीक है। अब बात चल रही है अपनी कि जैसे ही पहला इनिशिएटर tRNA, ठीक है, एंटी कोडोन्स लेकर आएगा किसके अगेंस्ट, AUG के अगेंस्ट, ठीक है, तब ही लार्ज यूनिट जुड़ जाती है किसके साथ, स्मॉल यूनिट के, ठीक है। ध्यान रखना सबसे पहले तो जुड़ती है ना, वो जुड़ती है बेटा स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। और इसी स्मॉल राइबोसोम्स के अंदर होते हैं E साइट, P साइट और A साइट। लेकिन बताया ना कि जैसे फर्स्ट इनिशिएटर tRNA आता है विद एंटी कोडोन्स, ठीक है, फॉर AUG, ठीक है, तो उसने दे दिया फर्स्ट जो इनिशिएटर tRNA आएगा एंटी कोडोन्स लेकर, ठीक है। जैसे ही वो देगा P साइट्स के जो AUG है उसको एंटी कोडोन्स, ठीक है, तो तभी IF सेकेंड हेल्प करता है लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम्स को लिंक करने के, है ना, लिंक करने के लिए किसके साथ, स्मॉल यूनिट्स ऑफ राइबोसोम के साथ। अब ये बन गया आपका 70S टाइप राइबोसोम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये 30S है और ये 50S है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक लिंकेज बन जाता है, शॉर्ट लिंकेज। कौन सा लिंक होता है बेटा, शॉर्ट लिंकेज, ओके। अच्छा एक बात और है कि जो बताया ना आपको मैंने IF सेकेंड का रोल, ठीक है। अब इसमें एक और होता है बेटा IF1, ठीक है। होता क्या है कि जब तक पहला एंटी कोडोन्स UAC किसके अगेंस्ट, AUG के अगेंस्ट, जब तक फर्स्ट इनिशिएटर tRNA एंटी कोडोन्स लेकर नहीं आता है P साइट के अंदर, ठीक है। और दूसरे उसमें आप कह सकते हो कि जब तक P साइट इज नॉट फिल्ड विद फर्स्ट अमीनो एसिड देन A साइट इज प्रिवेंटेड फॉर एंट्री ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड्स, ठीक है। A साइट रुकी रहती है, ब्लॉक रहती है ये, ठीक है। और A साइट को ब्लॉक कौन करता है, IF1, ठीक है। IF1 इसको ब्लॉक कर देता है A साइट को फॉर एंट्री ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड्स। IF फर्स्ट भी वेट कर रहा है किसका, फर्स्ट इनिशिएटर tRNA का, कि जैसे पहला tRNA आएगा फर्स्ट अमीनो एसिड्स के साथ, कहाँ पर, P साइट के अंदर, ठीक है, तो मैं अलग हो जाऊंगा कहाँ से, A साइट से। और जैसे ही IF फर्स्ट अलग हो गया A साइट से, तो फिर दूसरा क्या आएगा यहाँ पर बेटा, अमीनो एसिड्स आएगा। और उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा,
पी से नाम स्टार्ट है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये रोल है IF थर्ड का। क्या रोल था कि वो हेल्प करता है mRNA को फॉर बाइंडिंग विद स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। IF सेकंड क्या रोल था कि वो ट्रांसफर करता है फॉर्मिल मिथियोनिन को, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इनिशिएटर tRNA इनटू द पी साइट, ठीक है। और जैसे ही पी साइट भर जाती है फर्स्ट अमीनो एसिड से, तो जो IF फर्स्ट जिसने रास्ता रोक रखा था दूसरे अमीनो एसिड्स का ए साइट के अंदर आने के लिए, ठीक है, तो वो हट जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लें कि IF फर्स्ट बाइंड्स विद ए साइट ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स and it prevents entry of other amino acids into the A site till जब तक P site is filled with first initiator amino acid, और first initiator amino acid कौन सा था, formyl methionine, that is coded by AUG triplet codon, ठीक है। और बताया ना कि जैसे पी साइड के अंदर आएगा तो IF फर्स्ट रिमूव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड्स आता है, ठीक है। और जब नेक्स्ट अमीनो एसिड्स आ जाएगा तो उनके बीच में देखो ना, जैसे अभी ये फर्स्ट अमीनो एसिड्स था, ठीक है, AUG वाला, इसके अगेंस्ट UAC आया था। अब यहाँ पे से UUU है तो यहाँ पर क्या होगा AAA, ठीक है। तो दूसरा अमीनो एसिड्स भी आ चुका है, ठीक है। कब आया है, जब IF फर्स्ट क्या हुआ, रिमूव हुआ है, कहाँ से, A साइड से, ठीक है। अब बात चल रही है अपनी इलोंगेशन की, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे ही दो अमीनो एसिड्स आ गए दोनों घरों में, पी साइड के अंदर भी और ए साइड के अंदर, तो इनके बीच में किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बताया ना अभी आपको मैंने कि अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन गया फर्स्ट और सेकंड के बीच में, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, तो फर्स्ट वाला बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। और फ्री क्या होगा, स्लाइड होगा राइबोसोम्स ऑन mRNA, चलेगा, ये मूव करेगा, ठीक है। और सेकंड जो ए के अंदर था वो कहाँ जाएगा, पी के पास। नाउ ए साइट इज फ्री फॉर नेक्स्ट अमीनो एसिड्स, फिर इसके अंदर कौन सा आएगा, तीसरा आएगा, ठीक है। तो इस तरह पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन आपको मेन ध्यान रखना है कि जो इलोंगेशन है, जो प्रोलिफरेशन स्टेज है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन मीन्स कि जो राइबोसोम्स होता है इट मूव्स ऑन mRNA, ठीक है। लेकिन इलोंगेशन के लिए भी फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 इलोंगेशन फैक्टर्स, EFTU थर्मो अनस्टेबल, EFTS थर्मोस्टेबल, EFG GTPase रिच, दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू गिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ GTP, ठीक है। लेकिन जो इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं यूकैरियोट्स में लिखा नहीं लेकिन समझ लो वो 2 होते हैं, ठीक है। इलोंगेशन फैक्टर्स EIF फर्स्ट और सेकंड 2 होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि इलोंगेशन फैक्टर्स जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, उनका एक मेजर रोल होता है इलोंगेशन साइकिल के लिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जैसे ये थर्मो अनस्टेबल है, ठीक है, कि जो ज़्यादा हीट पे अनस्टेबल रहता है, उसका रोल क्या है, सिर्फ कि इट प्रोवाइड्स हेल्प, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल tRNA टू द राइबोसोम्स ए साइट। जो ए साइट होती है ना, ठीक है, तो ए साइट के अंदर जो अमीनो एसिड्स आता है, ठीक है, तो उसको कैटलाइज करने में हेल्प करता है थर्मो अनस्टेबल इलोंगेशन फैक्टर्स, ठीक है। कि जो अब tRNA आएगा विद अमीनो एसिड्स, ठीक है, वो बाइंड हो साथ, मतलब वो आए कि साइट के अंदर, ए साइट के अंदर, और ए साइट कहाँ पर होती है, राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है, ये है। और दूसरा है थर्मोस्टेबल, वो हेल्प कर रहा है किसकी, इलोंगेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल की, जो स्टेबल है खुद, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इट सर्व्स एज ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर्स, ठीक है, कि वो एक इलोंगेशन फैक्टर से जो हेल्प करता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए फॉर इलोंगेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल, ठीक है। इसके कम रोल होता है ट्रांसलेशन में, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ओके। जो TU होता है उसका मेजर रोल होता है। फिर एक इसका रोल होता है मेन, है ना, EFG, जी यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, GTPase। जो GTPase एंजाइम्स है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ GTP, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसलोकेज एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन, बताया ना ट्रांसलोकेशन मैंने कि जो राइबोसोम्स होता है बेटा वो मूव होता है, किसके ऊपर मूव होगा,
mRNA के ऊपर, ठीक है। तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, एंड दिस ट्रांसलोकेशन प्रोसेस इज कैटालाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेज। ओके, किसकी प्रेजेंस में? जीटीपी की प्रेजेंस में। वो कौन दे रहा है? इलोंगेशन फैक्टर जीटीपीज। ओके, अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात चल रही है, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को समझ लीजिए आप, ठीक है, कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह हो पा रही है, ठीक है। बताया भी आपको मैंने कि फर्स्ट जो अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया बेटा mRNA, स्मॉल यूनिट हो गया, स्मॉल यूनिट्स के अंदर पी साइट, ए साइट, पी, ए एंड ई, ठीक है, कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड्स होता है किसके अंदर आता है? वो पी साइट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ IF सेकंड, ठीक है। तभी तो IF फर्स्ट रिमूव होगा ना ए साइड से, और फिर यहाँ पे कौन सा आएगा? दूसरा अमीनो एसिड्स। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी? नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगी? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं? एक तो एंजाइम है, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स, ओके, और दूसरा जो 50S ही है ना, 30S और ये 50S की भी एक यूनिट्स कौन सी? छोटी यूनिट्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं 23S, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? 23S, ठीक है, 23S बोल रहे हैं उसको। 30S RNA, ठीक है, इट एक्ट्स एज ए राइबोजाइम, और जो राइबोजाइम एंजाइम्स है वो भी हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है। 20S तो है प्रोकैरियोट्स के केस में, और जो 28 होता है बेटा वो होता है यूकैरियोट्स के केस में, ठीक है। आपको पता है ना कि यूकैरियोट्स के अंदर भी यूनिट्स कौन सी होती है? 40S प्लस 60S, तो 60S के भी होती है यूनिट्स कौन सी? 28S RNA, ठीक है। लेकिन जो 50S होती है प्रोकैरियोट्स में उसकी कौन सी है? 23S, ठीक है। लेकिन ये दोनों हेल्प करती हैं किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये खुद एक तरह से एक्ट करती हैं एज ए राइबोजाइम एंजाइम्स। ओके, अब इसमें क्या है कि 11th में बताया था आपको मैंने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, कि इसके 2 ग्रुप होते हैं बेटा अमीनो एसिड्स के अंदर, एक तो अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और ये वेरिएबल ग्रुप है। यहाँ पर आप जो ऐड करोगे तो अमीनो एसिड्स बनता रहेगा। जैसे अब यहाँ पर अपन ने ऐड कर दिया CH3, तो क्या बन गया? ये एलिनिन, ठीक है। दूसरा इसे ये देखें, दूसरा बनाते हैं अपने ग्लाइसिन, समझाने के लिए है सिर्फ, ठीक है। अब इसमें क्या है? जैसे फर्स्ट अमीनो एसिड्स P के अंदर आ गया, सेकंड A के अंदर आ गया, ठीक है, लेकिन फर्स्ट आता कौन सा? मेथियोनिन आता है। ध्यान रखना कि मेथियोनिन क्या होता है? इनिशिएटर कोडोन होता है जो इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन को। तो अब कैसे फॉर्मेशन होती है पेप्टाइड बॉन्ड की, ठीक है। जो P साइड के अंदर आता है ना बेटा, उसका तो कार्बोक्सिल ग्रुप से OH आ गया, और जो A साइड के अंदर आता है उसका H, ठीक है, अमीनो ग्रुप से। तो एक वाटर मोलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है, ठीक है, और वाटर मोलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? दोनों एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती रहती है अमीनो एसिड्स के बीच में, और एक चेन बन जाती है। नाम क्या उस चेन का? पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, ये है। फिर बताया आपको मैंने ट्रांसलोकेशंस, ठीक है। पहले देख लीजिए बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है, कि जैसे भाई आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, अच्छा ये भी समझ लीजिए कि जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, जैसे फर्स्ट और सेकंड में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, अब क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला है ना बेटा, वो तो पता है ना भी आपको मैंने कि बाहर निकल जाता है, और सेकंड कहाँ पर आएगा? P साइट के पास। नाउ A साइड इज फ्री फॉर थर्ड अमीनो एसिड्स, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में बॉन्ड बनेगा, फिर दूसरा बाहर निकल के आ जाएगा, तीसरा शिफ्ट होगा कहाँ पर? P साइट में, और A साइड फिर फ्री किसके लिए? चौथे के लिए, ठीक है, फिर तीसरा बाहर निकल के आ जाएगा। नाउ फोर्थ अमीनो एसिड शिफ्ट इनटू P साइट, ठीक है, और ये फ्री किसके लिए हो गया? A साइट फिफ्थ के लिए, ठीक है। तो ऐसी मतलब ना फॉर्मेशन होती रहती है पेप्टाइड बॉन्ड की बिटवीन अमीनो एसिड्स, और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहती है। और जब एक मैच्योर पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है देन इट सेपरेट्स फ्रॉम राइबोसोम्स। ओके, तो
अब एक प्रोसेस चलेगा अपना ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है कि इन केस ऑफ ट्रांसलोकेशन जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना बेटा, तो राइबोसोम मूव और स्लाइड ऑन mRNA, जैसे शिफ्ट हो रहा है ना तो फिर आगे खिसकता रहता है राइबोसोम्स, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेज इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड GTP, ठीक है जी। फिर बताया जस्ट अभी आपको मैंने, जो 23rd S rRNA है, इट एक्ट्स एज ए राइबोजाइम्स एंजाइम्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो बात है बेटा प्रोकैरियोट्स के लिए, लेकिन अगर यूकैरियोट्स के आपसे कोई पूछता तो आप क्या बताएंगे, 28S rRNA, ठीक है। तो दो का रोल ध्यान रखेंगे, एक तो राइबोजाइम का और दूसरा पेप्टिडिल सिंथेटेज एंजाइम्स का, जो हेल्प करता है किसके फॉर्मेशन के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ना, बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है। फिर क्या है कि व्हेन मैनी अमीनो एसिड्स लिंक, बताया अभी, ठीक है। लिंक होंगे तो क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। अब अपना जो लास्ट प्रोसेस है वो कौन सा है जी, टर्मिनेशन है, ठीक है। टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है टर्मिनेशन भी। अब इससे आप समझ जाना कि मैंने आपसे कहा था ना कि 3 क्या होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन होते हैं जी। नॉनसेंस यानी कि स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स यू कैन से दैट, टर्मिनेटर कोडॉन्स यू कैन से दैट, ठीक है। और कौन कौन से हैं, UAA, UAG और UGA, ठीक है। इन तीनों नॉनसेंस कोडॉन के लिए जो tRNA होता है बेटा, उसके पास कोई भी एंटी कोडॉन नहीं होता, ठीक है। किन के लिए, इन तीनों नॉनसेंस कोडॉन्स के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में राइबोसोम्स मूव करता रहता है, मूव करता 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 कहाँ पहुँच गया वो, जस्ट नियर टू नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है। तो बताया ना अभी कि नॉनसेंस कोडॉन के लिए tRNA किसी काम का नहीं है, उसके पास इनके लिए एंटी कोडॉन्स नहीं होते हैं। और जब एंटी कोडॉन्स नहीं है तो फिर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। यानी कि फिर ये ना कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए भी 3 रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ GTP टू स्टॉप ट्रांसलेशन प्रोसेस, ओके। एंड दीज फैक्टर्स आर RF1, वो रिकॉग्नाइज करता है किसको, UAA और UAG को। RF सेकंड, इट रिकॉग्नाइजेज UAA एंड UGA। RF थर्ड, वो इन दोनों में से जैसे कोई एक काम करता है बेटा, ना कि दोनों, ठीक है। जैसे RF फर्स्ट कर रहा है या फिर RF सेकंड कर रहा है, ठीक है। तो RF थर्ड का क्या रोल है, RF थर्ड रिमूव एनी वन रिलीजिंग फैक्टर्स, या तो RF1 को या RF सेकंड को, जो भी काम करता है टर्मिनेट करने का ट्रांसलेशन प्रोसेस को, आफ्टर कंप्लीट ऑफ टर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। राइबोसोम्स एंड mRNA ऑल्सो सेपरेट, ठीक है, जो अटैच हुए थे आपस में, ये राइबोसोम्स है ना, स्मॉल यूनिट्स पहले हुई थी, बाद में लार्ज यूनिट्स, फिर mRNA के साथ, ठीक है। तो सब क्या हो जाते हैं बेटा, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जब अलग अलग हो जाएगा तो यानी घर टूट जाता है ना, ठीक है। जो फैक्ट्री वो टूट जाती है पूरी एक तरह से ना, जिसमें mRNA भी था, राइबोसोम्स भी था, ठीक है। जब अलग अलग हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, RF थर्ड जो हाथ पकड़ के बाहर निकालता है, RF फर्स्ट को, RF थर्ड को, कि भाई आपका काम हो चुका है, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया नॉनसेंस कोडॉन को, ठीक है। अब आपने ये ट्रांसलेशन प्रोसेस टर्मिनेट भी कर दिया, स्टॉप कर दिया, अब आप बाहर निकल आइए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो RF थर्ड है, RF थर्ड इज ए GTPase रिच फैक्टर्स, ठीक है। इट गिव्स GTP ड्यूरिंग टर्मिनेशन, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन फैक्टर्स में से किसी एक को, ठीक है। भैया अपना काम करो, मैं तुम्हें एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं भी तुम्हें, और एनर्जी देने के बाद जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप बाहर निकल जाना, ठीक है। वो भी ये करता है काम RF थर्ड, किसी को बाहर निकालने का, ठीक है, मतलब टर्मिनेशन होने के बाद, ठीक है। अब क्या है कि बिफोर 5 प्राइम और आफ्टर 3 प्राइम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ UTR अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं बेटा, ठीक है। और जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, रीजन्स मीन्स जोन एरिया, उनके अंदर वो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, ठीक है, जो नॉनसेंस होते हैं, ठीक है, जिनके लिए जो tRNA होता है वो लेकर नहीं आता है एंटी कोडॉन्स को, ठीक है। नॉनसेंस कोडॉन होते हैं
इनका कोई भी रोल नहीं होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, तो हम कह सकते हैं कि भाई नॉनसेंस कोडॉन्स होते हैं। कोडॉन्स क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ कि जो mRNA होता है उससे 5 प्राइम से पहले, बिफोर 5 प्राइम and after 3 prime some untranslated region occurs that consist stop codons, terminator codons or nonsense codon that do not play any role in translation process. Okay, in next video I will tell you about regulation of gene expression. Okay, thank you.